हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे। मैं पीयूष कुमार, करंट अफेयर में पीयूष कुमार श्रृंखला में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी 94 और SCSE ड्यू पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली TCS और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा अपने निकट भविष्य में आने वाले समय पर संभावित की घोषणा की जा सकती है। उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हमने करंट अफेयर्स की श्रृंखला जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की किसी भी परीक्षा या फिर किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, उसके लिए हमने इस श्रृंखला की शुरुआत की है। प्रतिदिन के 10 करंट अफेयर्स के साथ आपको मैं जोड़ता हूँ, जो कि करंट अफेयर्स प्रतिदिन के भी होते हैं, साथ में कई और भी करंट अफेयर्स होते हैं। इसको महत्वपूर्ण तिथियों के साथ आप नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ नोट करने का प्रयास कीजिएगा, इस मोटिवेशन के साथ कि अगर सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास कीजिए। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास कीजिए। किस्मत में आजमाइश तो जुए पे होती है, किस्मत में आजमाइश तो जुए पे होती है। यानी अगर हम किस्मत के भरोसे बैठे हैं तो ये समझ लीजिए कि हम जुआ खेल रहे हैं, जुए में जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। लेकिन अगर हम परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सफलता हमें निश्चित ही मिलेगी, अवश्य मिलेगी। इसलिए आवश्यक है कि हम मेहनत करें, ना कि किस्मत पे आजमाइश करें, जुआ खेलें। जुआ किस्मत के ऊपर नहीं खेलना है, हमें मेहनत के ऊपर परिश्रम कर मेहनत करना है और परिश्रम से सफलता प्राप्त करनी है। इस मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। देखते हैं क्या कुछ है खास आज के करंट अफेयर्स में। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में चांद के सबसे अंधेरे हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर किस देश ने लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त की है? किस देश ने लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त की है? जी हाँ दोस्तों, वो देश है चीन। कौन है? चीन, जिसने चांग ई 6 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अंधेरे हिस्से पर क्या किया है? सॉफ्ट लैंडिंग करा दी है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करा दी है। दक्षिण ध्रुव पर वो कौन सा पॉइंट है जहां पर इसने कराया है? तो एटकेन बेसिन है। कौन से पॉइंट पर? एटकेन बेसिन। एटकेन बेसिन पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई है। कहाँ पे? एटकेन बेसिन पर क्या हुई है? सॉफ्ट लैंडिंग करा दिया है चाइना ने। और ये चाइना का जो मिशन है 3 मई को लॉन्च किया गया था। 3 मई 2024 को लॉन्च किया गया था और 1 जून को ये अपने सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त कर ली है। लगभग 1 महीने के आसपास ये सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त की है। इस मिशन का सबसे महत्वपूर्ण है कि अब तक जितने भी चंद्रमा पर मिशन भेजे गए हैं, चाहे रूस के द्वारा हो, चाहे भारत के द्वारा हो, चाहे अमेरिका के द्वारा हो, सभी उजाले हिस्से में भेजे जाते थे। ये पहली बार है कि जब किसी अंधेरे हिस्से पर क्या भेजा गया है? यान कोई भेजा गया है जो मानव ने सफलता प्राप्त की है उतरने में। ठीक है। और इस चांद E6 की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये अपने साथ 2 किलो से अधिक वहां से कुछ खनिज खोद की मिट्टी के साथ लेके आएगा। 2 किलो से अधिक का खनिज लेके आएगा और उसके बाद उस पर रिसर्च होगा। ठीक है। तो चंद्रमा पर चांद E6 के द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी हिस्से पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के एटकेन बेसिन पर चाइना ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आज का कि हाल ही में चांद के सबसे अंधेरे हिस्से पर दक्षिणी ध्रुव, यानी चांद के सबसे अंधेरे हिस्से दक्षिणी ध्रुव पर किसने सफल लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त की है? तो चांद E6 के माध्यम से चीन ने सफलता प्राप्त की है। वो है एटकेन बेसिन, जहां पर ये उतरा है और वहां से 2 किलो मिट्टी खोद के ये लेके आएगा, जिससे आगे का रिसर्च किया जाएगा चाइना के द्वारा। चाइना 2030 तक मून पे कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अपने विकास करने के उद्देश्य से यह प्रयास कर रहा है। ठीक है। इससे पहले हम सबको पता है कि भारत के द्वारा चंद्रयान 3 के माध्यम से शिव शक्ति पॉइंट पर ये भी दक्षिण ध्रुव पर ही है, शिव शक्ति पॉइंट पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी, जिसमें भारत का रोवर था प्रज्ञान और लैंडर था विक्रम। लैंडर क्या था? विक्रम था। ठीक है। चंद्रयान 23 अगस्त को लैंड किया था। 23 अगस्त को हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा कर चुके हैं। चंद्रयान 3 जो था 22 जुलाई को भेजा गया था, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई की डेट याद रखिएगा। 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग किया है, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा हुई है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में देखते हैं क्या कुछ। अगला प्रश्न है, स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो वो है बोइंग। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो है बोइंग। ठीक है। स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो वो है बोइंग। बोइंग अमेरिकी कंपनी है। तो किस देश की कंपनी है?
बोइंग अमेरिकी हवाई जहाज निर्माता कंपनी, एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनी है और इसने स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए भी नासा के साथ समझौता किया था। किसके साथ समझौता किया था? नासा के साथ समझौता किया था। नासा के साथ समझौता हुआ था 2014 में। नासा के साथ समझौता हुआ था, नासा के साथ समझौता किया था स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए। बोइंग ने नासा के साथ समझौता किया था। तो नासा ने 2014 में दो कंपनियों के साथ 2014 में दो कंपनियों के साथ समझौता किया था, जिसमें स्पेस एक्स था, स्पेस एक्स और बोइंग। स्पेस एक्स और बोइंग दो कंपनियों के साथ समझौता किया था नासा ने, जिसमें बोइंग ने जो स्पेस क्राफ्ट विकसित किया है, बोइंग के द्वारा जो स्पेस क्राफ्ट विकसित किया गया है उसका नाम है स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट। स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट, क्या नाम है? स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट है। बोइंग के द्वारा जो स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट है वो उसे आज या कल लॉन्चिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके माध्यम से दो अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने का प्रयास किया जा रहा है। उन दो अंतरिक्ष यात्रियों में पहली जो अंतरिक्ष यात्री है वो सुनीता विलियम्स है। कौन है? सुनीता विलियम्स। कौन है? सुनीता विलियम्स। ठीक, सुनीता विलियम्स। और दूसरे कौन है? दूसरे कौन है? बुच विल्मोर। दूसरे कौन है? बुच विल्मोर। ठीक, बुच विल्मोर। दो लोगों को स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से अंतरिक्ष में ले जाने का, अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाने का नासा का प्रयास था, जो 1 तारीख को लॉन्चिंग की जानी थी। बस किसी तकनीकी खामी के वश जैसे इसको लॉन्च नहीं किया जा सका था, किंतु इसे 2 या 3 तारीख को फिर से लॉन्च करने की घोषणा की गई है। और देखिए, अगर घोषणा हो जाती है तो फिर से इसके बारे में हम आपको एक बार फिर से जुड़ेंगे। तब तक पहले यही याद रखिएगा कि स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो बोइंग, बोइंग जो है अमेरिकी कंपनी है, उसके माध्यम से स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट के माध्यम से नासा दो अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचाने की घोषणा की जा चुकी है, पहुंचाने के लिए तैयार है नासा। और आगे नासा ने जो समझौता किया था स्पेस एक्स के द्वारा भी, जो नासा ने जो समझौता किया था बोइंग और स्पेस एक्स के साथ कि स्पेस क्राफ्ट विकसित करना है, उसमें स्पेस क्राफ्ट जो स्पेस एक्स है उसने जो अपना विकसित किया है उसका नाम है ड्रैगन। क्या नाम है? ड्रैगन। जो स्पेस एक्स का स्पेस क्राफ्ट है उसका नाम है ड्रैगन। नासा के साथ समझौता करने के बाद स्पेस एक्स ने जो स्पेस क्राफ्ट विकसित किया था उसका नाम है ड्रैगन। तो बोइंग के द्वारा जो स्पेस क्राफ्ट विकसित किया गया उसका नाम है स्टारलाइनर, और जो स्पेस एक्स के द्वारा विकसित किया गया उसका नाम है ड्रैगन। स्पेस एक्स के द्वारा विकसित किया गया उसका क्या नाम है? ड्रैगन। और ड्रैगन 2018 से ही काम करना शुरू कर दिया, 2018 से काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अभी बोइंग अपना पहला भेजेगा, जबकि ड्रैगन कई सारे अपने ड्रैगन के माध्यम से कई सारे अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे पहुंचाया जा चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है मंगनी चरण कुंवर, जिनका हाल ही में निधन हो गया। मंगनी चरण कुंवर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस कला से संबंधित थे? किस कला से संबंधित थे? ये थे कठपुतली निर्माण कला से। किससे संबंधित है? कठपुतली, कठपुतली निर्माण कला से। किससे संबंधित है? कठपुतली निर्माण कला से। ठीक है, ये राड की कठपुतली, लोहे की राड से कठपुतली क्यों बनाते थे? ठीक है, कठपुतली निर्माण कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? कठपुतली निर्माण कला से संबंधित है। ये किसकी कठपुतली बनाते थे? लोहे की राड से कठपुतली बनाते थे। किससे बनाते थे? लोहे की राड से। और इसके लिए 2023 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2023 में इन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पद्मश्री 2023 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये किस देश के, किस राज्य के निवासी हैं? ये हैं ओडिशा के। किस राज्य के निवासी हैं? ओडिशा के। ठीक है, ओडिशा के रहने वाले हैं मंगनी चरण कुंवर। ओडिशा के रहने वाले मंगनी चरण कुंवर का संबंध किस खेल से है? राड कठपुतली कला से था, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। पद्मश्री से 2023 में सम्मानित किया गया था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? तो ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, हाल में जारी की गई, लेकिन 2022 के उत्पादन के संदर्भ में, 2022 के उत्पादन के संदर्भ में है। और सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है? तो है चीन। कौन है? चीन। चीन के द्वारा दुनिया का 50% स्टील, चीन के द्वारा दुनिया का 50% स्टील क्या किया जा रहा है? उत्पादित किया जा रहा है। दुनिया का 50% स्टील जो है किसके द्वारा उत्पादित किया जा रहा है? चीन के द्वारा। दूसरे नंबर पे है भारत, दूसरे नंबर पे है भारत, जो कि 134 मिलियन मीट्रिक टन
स्टील का उत्पादन कर रहा है। 134 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन कर रहा है, जो लगभग दुनिया के 16% के स्टील के उत्पादन के बराबर है। लगभग 16% के स्टील उत्पादन के बराबर है। भारत 134 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन कर रहा है। और तीसरे नंबर पे है जापान। तीसरे नंबर पे कौन है? जापान। तीसरे नंबर पे कौन है? जापान। जी हाँ दोस्तों, जापान जिसकी राजधानी है टोक्यो, जो कि होन्शु द्वीप पर है। होन्शु और होक्काइडो के बीच में सुगारू जलसंधि है, जिसके बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी, पिछले वीडियो में चर्चा की हुई है। तो जापान में 4 द्वीप हैं, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। होक्काइडो, होन्शु और क्यूशु, शिकोकू। जापान में क्वांटो का मैदान है, जापान में टोक्यो है, जापान में क्योटो है। क्योटो के तर्ज पे वाराणसी का विकास किया जा रहा है। भारत स्टील के उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। भारत में स्टील 134 मिलियन मीट्रिक टन का उत्पादन किया जा रहा है। स्टील ठीक है। तो स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चीन है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। शी जिनपिंग, शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं। ठीक है। भारत में अभी हाल ही में जो चुनाव हुआ है, कल या परसों हम लोगों को नए जो प्रधानमंत्री बनेंगे या प्रधानमंत्री के रूप में किसकी ताजपोशी होती है, उसकी बारे में भी जानकारियां मिल जाएंगी। कौन प्रधानमंत्री बनेगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर किसी और को प्रधानमंत्री जी अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। ये सब हम लोग आगे के आने वाले समय में देखेंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रवासी अभिलेखों का, ठीक है, प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कहाँ किया गया? प्रवासी अभिलेखों का, यानी जो प्रवासी अभिलेख हैं, भारत के एनआरआई हैं, भारत के रहने वाले हैं, कभी चले गए दूसरे देशों में और आज भारत के लिए प्रवासी भारतीय हैं। क्या है प्रवासी भारतीय हैं? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि 9 जनवरी को ही गांधी जी भारत वापस आए थे। 9 जनवरी को ही गांधी जी क्या हुए थे? भारत वापस आए थे। तो प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कहाँ पे किया गया? तो ओमान में किया गया। कहाँ पे किया गया? ओमान में किया गया। कहाँ पे किया गया? ओमान में। ठीक है, ओमान जिसकी राजधानी है मस्कट। ओमान जिसकी राजधानी क्या है? मस्कट। ठीक है, ओमान जिसकी राजधानी क्या है? मस्कट। ठीक, ओमान जिसकी राजधानी क्या है? मस्कट है। ओमान जिसकी राजधानी मस्कट। प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण भारत सरकार के द्वारा किस देश के लिए किया गया? तो ओमान के द्वारा किया, ओमान के लिए किया गया है। और यहाँ पे सारे जो डॉक्यूमेंट है प्रवासी भारतीयों के ऑनलाइन कर दिए गए हैं। सारे डॉक्यूमेंट क्या कर दिए हैं? ऑनलाइन कर दिए गए हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। प्रवासी अभिलेखों का जो पहला विदेशी डिजिटलीकरण हुआ है ओमान में हुआ है। ओमान में भारत सरकार के द्वारा एक बंदरगाह विकसित किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से। प्रवाह, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवाह ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रवाह ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जी हाँ दोस्तों, प्रवाह ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो है आरबीआई। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया प्रवाह है। और ये किसके लिए है? रिटेल डायरेक्ट के लिए। ठीक है, रिटेल डायरेक्ट के लिए है प्रवाह ऐप। प्रवाह ऐप किसके लिए है? रिटेल डायरेक्ट ऐप है। ठीक है, जो खुदरा निवेशक हैं, खुदरा निवेशक उनको जो गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी होती है, गवर्नमेंट एंटिटी में जो निवेश करना होता है, उसके लिए आरबीआई के द्वारा ये प्रवाह ऐप, रिटेल डायरेक्ट ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे कि खुदरा निवेशकों को बहुत आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। ठीक है, सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। आरबीआई जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। आरबीआई जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। आरबीआई जिसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1 अप्रैल 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 किया गया था। ठीक है, आरबीआई जो स्थापना हुई है हिल्टन कमीशन बना था। हिल्टन कमीशन, यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर। ठीक है, यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश की गई थी? यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। और आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? शक्तिकांत दास हैं। हाल ही में आरबीआई के द्वारा 2,11,000 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया गया, जिसके बारे में हम लोगों ने पीछे की वीडियो में चर्चा कर ली है। 2,11,000 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया गया है। आरबीआई वर्तमान में भारत सरकार के लिए
भारत सरकार का केंद्रीय बैंक के रूप में भी कार्य कर रही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस के द्वारा कहाँ विकसित किया जाएगा? रिलायंस भारत की, हम लोगों ने जैसा पढ़ा था कि रिलायंस को टाइम्स मैगजीन के द्वारा क्या दिया गया था, जगरनाथ इंडिया का अवार्ड भी दिया गया था, जगन्नाथ इंडिया की श्रेणी में रखा गया था रिलायंस इंडिया को, रिलायंस लिमिटेड को। तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस द्वारा कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क चेन्नई में विकसित किया जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ विकसित किया जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु में विकसित किया जाएगा, चेन्नई तमिलनाडु में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस की द्वारा कहाँ विकसित किया जाएगा? जो कि निजी श्रेणी का होगा। भारत का पहला मल्टी मॉडल पार्क जो निजी श्रेणी का होगा वो रिलायंस के द्वारा विकसित किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? चेन्नई में किया जा रहा है, तमिलनाडु में किया जा रहा है। चेन्नई पुलिकट झील के पास है, पुलिकट झील के पास है, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है पुलिकट झील, और उसी के पास में थोड़ा सा नीचे है चेन्नई। चेन्नई में ही कामराज पोर्ट है कि कामराज पोर्ट भी है चेन्नई में ही। सबसे जो प्राकृतिक बंदरगाहों में जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है वो चेन्नई को माना जाता है प्राकृतिक बंदरगाहों की श्रेणी में। चेन्नई में कामराज पोर्ट है। चेन्नई में चेपक स्टेडियम भी है, चिदम्बरम स्टेडियम, जहाँ पे IPL 17 का समापन हुआ। IPL 17 का क्या हुआ था? समापन हुआ है, जिसमें विजेता कौन रहा? कोलकाता नाइट राइडर्स रहा। किसको हरा के रहा? कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर्स हैदराबाद को हरा के रहा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा के चेपक यानी चेन्नई के स्टेडियम में ही क्या किया था? MS चिदम्बरम के स्टेडियम में ही IPL 17 की ट्रॉफी प्राप्त की थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्लू एंड ग्रीन आइसलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ब्लू एंड ग्रीन, याद रखिएगा, ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम UNDP प्लस ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो UNDP और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। UNDP जिसकी स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। किसके मुख्यालय? UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। UNDP के द्वारा ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की शुरुआत की गई है और ये 1965 में स्थापित हुआ न्यूयॉर्क में। और इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण इंडेक्स जारी किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है 2023-24 के लिए? 134 है। इंडिया की रैंक कितनी है? ठीक है, इंडिया किस नंबर पे है? 134वें रैंक पे है। और इसके साथ जेंडर इनइक्वालिटी रिपोर्ट यानी लैंगिक असमानता रिपोर्ट, लैंगिक असमानता रिपोर्ट भी इसी के द्वारा जारी की जाती है, जिसमें भारत की रैंकिंग कितनी है? 108वीं है इंडिया। ठीक, 108वीं रैंकिंग किसकी है? भारत की। तो ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो UNDP और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। UNDP जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, 1965 में स्थापित किया गया था। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जाता है। इसके द्वारा UNDP के द्वारा ही जारी किया जाता है। और इसी के साथ लैंगिक असमानता रिपोर्ट भी UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। तो UNDP के द्वारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया गया था, भारत की रैंकिंग उसमें 134वीं है। और लैंगिक असमानता रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग कितनी है? 108वीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गोल्डन राइस और बीटी बैगन पर, बीटी बैगन के उत्पादन पर रोक लगाने की घोषणा किस देश में हुई है? तो अभी उस देश की सरकार के द्वारा नहीं की गई है, बस वहाँ पे जो अदालत, वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा की गई वो है फिलीपींस। कौन सी है? फिलीपींस की अदालत, फिलीपींस की कोर्ट ने बीटी बैगन और गोल्डन राइस के उत्पादन पर रोक लगा दिया है। बीटी बैगन और गोल्डन राइस के उत्पादन पर रोक लगा दिया फिलीपींस की कोर्ट ने। किसने? फिलीपींस, जिसकी राजधानी मनीला। फिलीपींस जिसकी राजधानी क्या है? मनीला, जहाँ पर इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? फिलीपींस मनीला में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर का जो क्षेत्रीय संघ मुख्यालय है, क्षेत्रीय कार्यालय है, वो कहाँ पे है? वाराणसी में है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? वाराणसी में है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे है? वाराणसी में है। वाराणसी में क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय है। वाराणसी में क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय है। वाराणसी में क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय है। गोल्डन राइस और बीटी बैगन के उत्पादन पर रोक लगाने की किस देश में घोषणा हुई है? फिलीपींस के कोर्ट के द्वारा की गई है। फिलीपींस जिसकी राजधानी
मनीला में ही इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, जिसका जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कहाँ पे है, वाराणसी में। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पे, वाराणसी में है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि यूएसएस हार्डर पनडुब्बी जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डूब गई थी, वो फिलीपींस के लुजॉन द्वीप के पास ही मिली थी। कहाँ मिली थी, लुजॉन द्वीप के पास ही मिली थी, ठीक है, फिलीपींस के लुजॉन द्वीप के पास ही मिली थी। फिलीपींस के लुजॉन द्वीप के पास मिली थी यूएसएस हार्डर, जो यूएसए की पनडुब्बी थी, और कब डूब गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दुश्मन देशों के छक्के छुड़ाने के बाद खुद भी डूब गई थी। तो गोल्डन राइस जिसकी खोज किसने की थी, जीएस खुश ने की थी। किसने की थी, जीएस खुश, ये भारतीय हैं। गोल्डन राइस जिसमें कौन सा विटामिन से भरपूर है, तो विटामिन ए। कौन सा विटामिन है, विटामिन ए जिसका नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है, रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए जिसका नाम है क्या, रेटिनॉल। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन है, गोल्डन राइस में है विटामिन ए। गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन है, विटामिन ए जिसमें है रेटिनॉल, जिसमें क्या रहता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जिसमें आपको दिखता नहीं है, जिसमें आपको रात में दिखता नहीं, दिन में दिखना, मतलब दिखना बंद हो जाता है, ठीक है, रतौंधी। और दूसरा होता है जेरोप्थैल्मिया, जेरोप्थैल्मिया, ठीक है, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत है लेकिन आप लोग सुन लीजिएगा। जेरोप्थैल्मिया में होता है आंखों का सूखना, आंखें सूख जाती हैं, आंखों का सूखना, जेरोप्थैल्मिया, ठीक। तो विटामिन ए, रेटिनॉल जिसका वैज्ञानिक नाम है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और जेरोप्थैल्मिया आंखों का सूखना। विटामिन बीटी यानी बीटी बैगन में कौन सा जीवाणु होता है, बीटी बैगन में, तो बीटी बैगन में जो जीवाणु होता है, बीटी बैगन में कौन सा जीवाणु होता है, तो बीटी बैगन में बैसिलस थुरिनजेंसिस, ठीक है, बैसिलस थुरिनजेंसिस होता है जीवाणु, ठीक है, जीवाणु जो कि बैगन में जो कीड़े लग जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा बैगन जब भी बैगन हम लोग खरीदते हैं, बैगन में जो कीड़े लग जाते हैं, उस कीड़े से रोकथाम के लिए बैसिलस थुरिनजेंसिस आनुवंशिक रूप से रूपांतरित किया गया है। और गोल्डन राइस तथा बीटी बैगन दोनों आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें हैं। आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों को बहुत सारे देशों ने उत्पादित करने से रोक लगा के रखा है। भारत में भी क्या है कि भारत में बीटी बैगन अभी नहीं उत्पादन करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि बीटी कॉटन का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि अभी खाद्य पदार्थों में भी इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। गोल्डन राइस यानी विटामिन ए से भरपूर राइस है, जिसकी खोज जीएस खुश ने की थी, जीएस खुश के द्वारा किया गया था। विटामिन ए से भरपूर आनुवंशिक रूप से संशोधित फसल है गोल्डन राइस, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी और जेरोप्थैल्मिया रोग होता है, जिसमें आंखों का सूखना होता है, ठीक। तो दोस्तों और एक आज का जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 जून को। जबकि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाएगा, वह मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। जबकि विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। 26 नवंबर को किसका जन्मदिन है, वर्गीज कुरियन जी का जन्म है, वर्गीज कुरियन का जन्म दिवस है। 26 नवंबर को वर्गीज कुरियन दिवस का दिवस है, और इसे श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। आज की करंट अफेयर्स में बस इतना ही। मिलते हैं कल एक बार नए वीडियो के साथ। आज की करंट अफेयर्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा कि हाल ही में चांद के सबसे अंधेरे हिस्से पर दक्षिण ध्रुव पर किसने सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त की, स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, मंगनी पुआर का संबंध किस कला से है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा है, प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कहाँ पे किया गया, प्रवाह ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क रिलायंस द्वारा कहाँ पर विकसित किया गया, ब्लू एंड ग्रीन आइलैंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया, गोल्डन राइस और बीटी बैगन के उत्पादन पर रोक लगाने की किस देश में घोषणा कर दी गई, और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। इन सारे प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, इन सारे प्रश्नों को देखा। तो मिलते हैं कल एक बार फिर से नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।